नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल। आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री से संबंधित सभी चैप्टरों का रिवीजन। इसके अंतर्गत केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर आते हैं, मेटल, नॉन मेटल, पीरियोडिक टेबल, एसिड बेस और एटॉमिक स्ट्रक्चर, जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उन सभी को आज के वीडियो में हम सभी टॉपिकों से संबंधित जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी का रिवीजन करने वाले हैं। तो इन सभी जो प्रश्न हैं ये एनसीईआरटी सार संग्रह से लिए गए हैं। तो ये पीडीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके परीक्षा में इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इससे पहले भी इस बुक से जो एनसीईआरटी सार संग्रह है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आप अगर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो रेलवे का हो या एसएससी का हो या अदर कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की बहुत संभावना रहेगी और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप हमारे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो वहाँ आप ज्वाइन करके इसे प्राप्त कर सकते हैं और इसको जो है पुनः से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं और पहला चैप्टर जो मेटल से संबंधित है, इससे संबंधित जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी को देखते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है आज का। पहला प्रश्न आता है कि किस धातु की, कौन सी धातु है जिसकी विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा होती है, सर्वाधिक होती है। तो सबसे विद्युत चालकता वाला जो धातु है वो है चांदी। हालांकि चांदी का प्रयोग विद्युत में ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन जो चांदी है वही सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता है, जबकि प्रयोग में सबसे ज़्यादा तांबे का किया जाता है, क्योंकि चांदी जो होती है वो बहुत महंगी होती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित है। तो मोती की जो रासायनिक संरचना होती है वो निर्मित होती है कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट जिसका सूत्र होता है CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है मोती की रासायनिक संरचना। फिर आता है अगला प्रश्न कि सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन सी होती है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु में आती है लिथियम और सबसे भारी धातु में है ओस्मियम। तो सबसे हल्की धातु है लिथियम और सबसे भारी धातु है ओस्मियम। फिर आता है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो यूरेनियम। फिर आता है मोनोजाइट किसका अयस्क होता है। तो मोनोजाइट प्रमुख अयस्क होता है थोरियम का। अब मोनोजाइट जो भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो केरल राज्य में पाए जाते हैं और वहीं क्या है थोरियम के भंडार है, क्योंकि जहाँ मोनोजाइट पाया जाएगा वहीं क्या है थोरियम उसमें पाया जाएगा। फिर आते हैं मोती के मुख्य अवयव। मोती का जो मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन होते हैं। तो मोती के मुख्य कंपोनेंट्स में शामिल हैं एरागोनाइट और साथ ही कंचियोलिन। एरागोनाइट और कंचियोलिन जो होते हैं वो मोती के मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। तो धातुएं तो ऐसे सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन एक अपवाद स्वरूप जो सोडियम और पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम धातु है जो एक अपवाद स्वरूप है। ये जो है सॉफ्ट होती हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। फिर आते हैं अत्यधिक कोमल खनिज टॉल्क किससे निर्मित होता है। अत्यधिक कोमल खनिज है टॉल्क किससे निर्मित होता है। तो टॉल्क निर्मित होता है मैग्नीशियम सिलिकेट के द्वारा। मैग्नीशियम सिलिकेट के द्वारा निर्मित होता है टॉल्क। भविष्य का धातु फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भविष्य का धातु फ्यूचर मेटल के नाम से किसे जाना जाता है। टाइटेनियम को फ्यूचर मेटल भी कहा जाता है। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है। तो अभ्रक का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है विद्युत उद्योग में जो है अभ्रक का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है कच्चे माल के रूप में। फिर आता है एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण क्या है हरा रंग और स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण लाल रंग दिखाई देता है। जब वो आतिशबाजी की जाती है, पटाखे छोड़े जाते हैं, तो उसमें जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो बेरियम के कारण हरा कलर दिखाई पड़ता है, जबकि स्ट्रोंसियम जो होता है ये लाल कलर दिखाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो बेरियम हरा कलर छोड़ता है, जबकि स्ट्रोंसियम क्या है ये रेड कलर है। फिर आता है सिनेबार किसका अयस्क होता है। सिनेबार अयस्क है लेड का अर्थात सीसा का। लेड अर्थात सीसा का अयस्क होता है कौन, सिनेबार। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी। तो औजार के निर्माण के लिए मनुष्य के द्वारा जो खोजी गई धातु थी वो थी तांबा। क्रायोलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट जो बॉक्साइट है, क्रायोलाइट और बॉक्साइट ये सभी किसके अयस्क हैं। तो ये सभी एल्यूमिनियम के अयस्क हैं दोनों।
अयस्कों में धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? अयस्कों में धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान कहा जाता है मेट्रोलॉजी, इसको धातु कर्म कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान धातु कर्म। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है, जिससे क्या है, साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है सोडियम अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे पदार्थ में रखा जाता है। सोडियम अत्यधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण इसको रखा जाता है कहाँ? कैरोसिन के तेल में रखते हैं इसको, मिट्टी के तेल में अर्थात कैरोसिन तेल में रखते हैं किसको? सोडियम को, ताकि यह किसी के साथ रिएक्शन ना कर सके। भर्जन अर्थात रोस्टिंग प्रायः किन अयस्कों का रोस्टिंग जो भर्जन है प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? तो भर्जन किया जाता है सल्फाइड के ऑक्साइड अयस्कों का। सल्फाइड एवं ऑक्साइड के अयस्कों का जो है वो रोस्टिंग किया जाता है। नेक्स्ट अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो होता है वो होता है कितना? 24 कैरेट का। जबकि जो ज्वेलरी बनाई जाती है वो बनाई जाती है कितनी? 22 कैरेट के, जिसमें कितना होता है? 75% सोना होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? सोडियम को जल में डालने पर गैस मुक्त होती है हाइड्रोजन। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में किया जाता है? तो द्रवित सोडियम का प्रयोग नाभिकीय भट्टियों में किया जाता है शीतलक के रूप में। द्रवित सोडियम का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है नाभिकीय भट्टियों में। बारूद का निर्माण किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बारूद का निर्माण करने हेतु प्रयोग किया जाने वाला रसायन है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है बारूद के निर्माण में। वह कौन सी धातु है जो अपने ऑक्साइड की परत में सुरक्षित हो जाती है? तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम अपने ऑक्साइड की परत में क्या है? सुरक्षित हो जाती है। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण एंटी कोरोजन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम बढ़ाया जाता है, ताकि क्या है कि इस्पात के अंदर जंग ना लगे, उसमें प्रतिरोध का गुण उत्पन्न हो जाए। तो इसके लिए इस्पात में क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता के कारण, मानव शरीर में अगर कॉपर की अधिकता होती है तो कौन सा रोग हो जाएगा? मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से होने वाला रोग होता है विल्सन रोग। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंतर्गत प्रयोग होने वाली धातु है सेलेनियम। सेलेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंतर्गत। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला तत्व क्या है? सल्फर। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक, धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन से धातु है? तो धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक होता है कौन सा? लेड अर्थात सीसा, बैड कंडक्टर। मतलब ये क्या है? जिसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी रन नहीं कर पाती है, इसमें विद्युत का जो है चालक नहीं होता है। सबसे बैड कंडक्टर कौन सा है? सीसा है। फ्यूचर फ्यूल अर्थात भविष्य का ईंधन, फ्यूचर मेटल हमने पढ़ाया था, तो फ्यूचर मेटल कौन सा था? वो टाइटेनियम था। जबकि फ्यूचर जो फ्यूल है वो कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न। चतुष्फलकी संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। तो हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होने का क्या कारण है? उसकी चतुष्फलकीय जो संरचना होती है, इस कारण से हीरा अत्यधिक कठोर होता है। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? प्याज में कड़वाहट होने का कारण है प्याज में सल्फर के यौगिकों की उपस्थिति। प्याज में सल्फर के यौगिकों की उपस्थिति होती है, इस कारण प्याज में क्या है? कड़वाहट उत्पन्न होती है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? यूरेनियम का मुख्य अयस्क है पिच ब्लेंड। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? शल्य क्रिया के दौरान पट्टियों के रूप में रासायनिक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है कैल्शियम सल्फेट। सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे ज़्यादा कठोर धातु है प्लेटिनम। प्लेटिनम जो धातु होती है वो सबसे ज़्यादा कठोर धातु है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट नाम दिए गए हैं, जैसे कि ये ग्रीन विट्रोल है,
हरा कशिश लिखा है ऐसा बहुत कम होता है, ज़्यादातर आपको ग्रीन विट्रियोल लिखा मिलेगा देवनागरी लिपि में। तो ग्रीन विट्रियोल या हरा कशिश याद रखिएगा। ये किसका नाम होता है? तो ये जो है फेरस सल्फेट का नाम होता है। फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रियोल या हरा कशिश के नाम से जाना जाता है। और फेरस सल्फेट का सूत्र भी इंपॉर्टेंट है, FeSO4.7H2O। FeSO4.7H2O किसका सूत्र है? तो ये फेरस सल्फेट है। और फेरस सल्फेट को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन विट्रियोल से। फिर आता है ब्लू विट्रियोल अर्थात नीला कशिश। तो ब्लू विट्रियोल क्या है? तो ब्लू विट्रियोल जो है वो है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4.5H2O। तो ये है ब्लू विट्रियोल, किसका है नाम है? तो ये है कॉपर सल्फेट का। फिर आता है व्हाइट विट्रियोल। व्हाइट विट्रियोल जो श्वेत कशिश है ये है जिंक सल्फेट का नाम। तो जिंक सल्फेट को व्हाइट विट्रियोल कहा जाता है। और जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4.7H2O। फिर अंतिम है रेड विट्रियोल। रेड विट्रियोल अर्थात लाल कशिश। तो लाल कशिश को जानते हैं, कोबाल्ट सल्फेट को जो है लाल कशिश के नाम से जाना जाता है रेड विट्रियोल के। और इसका कोबाल्ट सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4.7H2O। तो चारों जो ये नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं कि ग्रीन विट्रियोल किसे कहते हैं, ब्लू विट्रियोल किसे कहते हैं, रेड विट्रियोल किसे कहते हैं। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, साथ में इनका जो केमिकल फार्मूला है उसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अब आते हैं अगले पेज में और अब देखते हैं प्रमुख जो धातुएं हैं और उनके अयस्कों के बारे में। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, आपको प्रश्न में दे देगा कि कौन सा अयस्क किस धातु का, कौन सा धातु जो है किसका अयस्क है। तो आपको मिल जाएगा। जैसे सोडियम में, सोडियम के अयस्क कौन कौन से होते हैं? तो सोडियम के अयस्क हैं, एक है NaCl साधारण नमक है, चिली सॉल्ट पीटर है NaNO3, फिर है बोरेक्स Na2B4O7.10H2 है। इसके अलावा है सोडियम कार्बोनेट। तो इनके नाम तो आप सब सुने ही हैं, ज़्यादा आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बस इनका आप केमिकल फार्मूला याद रखिएगा कि किसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो साधारण नमक का तो NaCl होता है, चिली सॉल्ट पीटर का NaNO3 है, और बोरेक्स जिसको सुहागा के नाम से भी जानते हैं तो ये है Na2B4O7.10H2O। फिर आएगा सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का है Na2CO3.10H2O। इसके अलावा फिर आता है नेक्स्ट मेटल जो है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के कौन कौन से अयस्क होते हैं? तो एल्यूमिनियम में जो सबसे इंपॉर्टेंट अयस्क हैं वो है बॉक्साइड और क्रायोलाइट। बॉक्साइड और क्रायोलाइट को नाम जरूर याद रखिएगा। तो बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2O3.2H2O। और क्रायोलाइट का है NO3AIF6। तो इसका इंपॉर्टेंट ज़्यादा फार्मूला नहीं है, बस ये याद रखिएगा कौन किसका अयस्क होता है। तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन कौन से हैं? तो बॉक्साइड है, क्रायोलाइट है, इसके अलावा भी हैं जैसे कि कोरंडम भी है, फेल्सपार भी है, केओलिन है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? बॉक्साइड और क्रायोलाइट। इसके अलावा भी हो सके तो याद कर लीजिए केओलिन, फेल्सपार, कोरंडम। सभी के फार्मूले याद करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसको अयस्कों को, ओर्स को तो आप याद कर ही सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पोटेशियम। पोटेशियम के कौन कौन से अयस्क होते हैं? तो पोटेशियम के अयस्क हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट पोटेशियम का अयस्क होता है। इसके अलावा होता है पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट। ये सभी चार कितने अयस्क हैं? ये इस चारों अयस्क हैं पोटेशियम के। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्नेलाइट, इसके अलावा है पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। फिर आते हैं कैल्शियम। कैल्शियम के कौन कौन से अयस्क हैं? तो कैल्शियम में मुख्य अयस्क होता है डोलोमाइट होता है, जिप्सम होता है और फेल्सपार होता है। तो डोलोमाइट में किसका अयस्क है? तो ये कैल्शियम का अयस्क है। डोलोमाइट हो गया, कैल्साइट हो गया, जिप्सम हो गए, फ्लूओरस्पार हो गया और एस्बेस्टस हो गया। तो ये सभी अयस्क किसके हैं? कैल्शियम के। फिर आते हैं मैग्नीशियम में। तो मैग्नीशियम में डोलोमाइट जो होता है वो कैल्शियम का भी अयस्क है और मैग्नीशियम का भी अयस्क है। ऐसे ही कार्नेलाइट जो है, अभी किसका मैंने पढ़ा था? तो कार्नेलाइट हमने पढ़ा था एल्युमिनियम का। कार्नेलाइट हमने किसका पढ़ा था? कार्नेलाइट पोटेशियम का पढ़ा था। तो पोटेशियम का कार्नेलाइट है और मैग्नीशियम का भी है। तो डोलोमाइट और कार्नेलाइट किसके इंपॉर्टेंट है? मैग्नीशियम के। फिर आते हैं कॉपर। कॉपर के अंतर्गत कौन कौन से अयस्क होते हैं? तो कॉपर में आते हैं प्रमुख रूप से क्यूपराइट है, मैलेकाइट है, कॉपर ग्लास है और साथ में एजुराइट है, और साथ में कॉपर पायराइट्स भी है। तो ये चार अयस्क किसके होते हैं? कॉपर के होते हैं। फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉपर के नहीं है, आप जिंक के याद रखिएगा, जिंक के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिंक में कौन कौन से हैं? तो जिंक का है जिंक ब्लेंड है,
जिंक ब्लेड के अलावा है जिंकाइट है, और इसके अलावा है कैलामाइन है और बिलेमाइन है। इसके अलावा लेड जो शीशा होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये गैलेना। गैलेना बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये शीशे का अयस्क है। तो गैलेना किसका अयस्क है? लेड अर्थात शीशे का अयस्क होता है। फिर आता है टिन का, तो टिन का होता है कैल्साइट। टिन का अयस्क क्या होता है? कैल्साइट, कैल्साइट। फिर है कैडमियम। कैडमियम का अयस्क होता है ग्रीनोसाइट। ग्रीनोसाइट किसका अयस्क है? कैडमियम का। निकेल, निकेल का अयस्क होता है मिलेराइट। मिलेराइट किसका अयस्क है? निकेल का। और फिर है मैग्नीज। मैग्नीज अयस्क होता है पायरोलुसाइट, अर्थात पायरोलुसाइट है और इसके साथ में मैग्नेटाइट। फिर आते हैं आयरन। आयरन अर्थात लोहा। लोहा के बारे में तो आपने कई बार सुना ही होगा, हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट। तो इतने सारे अयस्क होते हैं किसके? आयरन अर्थात लोहा के। मरकरी जो कि पारा का नाम है, तो पारा का जो ये अयस्क है बहुत इंपॉर्टेंट है। पारा का अयस्क होता है सिनेवार। सिनेवार किसका अयस्क है? मरकरी अर्थात पारा का। फिर है सिल्वर। सिल्वर अर्थात चांदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चांदी का कौन कौन से होते हैं? तो इसमें होते हैं रूबी सिल्वर और हार्न सिल्वर। रूबी सिल्वर और हार्न सिल्वर किसके अयस्क हैं? तो ये हैं सिल्वर अर्थात चांदी के। फिर है गोल्ड, सोने का। सोने का अयस्क क्या होता है? तो ये होता है कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट। कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट जो हैं ये सोने के अयस्क होते हैं। यूरेनियम, यूरेनियम का बहुत इंपॉर्टेंट है पिंच ब्लेंड और कार्नेटाइट। पिच ब्लेंड और कार्नेटाइट अयस्क होता है किसका? यूरेनियम का। और थोरियम का तो आपने पढ़ रखा है, मोनोजाइट। मोनोजाइट में क्या पाया जाता है? थोरियम। तो ये इतने सारे अयस्क हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अभी और मेटल से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। तो मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो मोबाइल फ़ोन की बैटरी में प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? लिथियम। लिथियम आयन की बैटरी जो है प्रयुक्त होती है मोबाइल फ़ोनों में। फिर आता है क्विक लाइम। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या होता है? क्विक लाइम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में प्रयोग की जाने वाली धातु है सीजियम। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही, मतदाता के अंगुली में जो लगाई जाने वाली स्याही का निर्माण है किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही को। फिर है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट का रासायनिक नाम क्या होता है? क्वार्टजाइट का रासायनिक नाम होता है सोडियम सिलिकेट Na2.SiO3। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम सिलिकेट। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पर्ल एस, पर्ल एस जो है ये किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? तो पर्ल एस कहा जाता है पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है पर्ल एस। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? जिंक सल्फेट का प्रयोग होता है प्रमुख रूप से एंटी फंगल अर्थात कवकनाशी के रूप में जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। भूपर्वटी में पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व क्रमशः, तो भूपर्वटी में पाए जाने वाले क्रमशः तत्व में सबसे ज़्यादा भूपर्वटी में पाया जाता है ऑक्सीजन, इसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम और आयरन। चार का ही नाम याद रखिएगा कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 46% पाया जाता है भूपर्वटी में, इसके बाद सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है और आयरन है। तो ये मेटल से संबंधित इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आ रहा है? द नेक्स्ट चैप्टर आता है नॉन मेटल का। नॉन मेटल से संबंधित अब हम प्रश्नों को देखेंगे कि एक बार कुछ चीज़ों का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि कुछ अयस्कों के बारे में आप फिर से एक बार देख लीजिए। सोडियम के प्रमुख अयस्क हमने आपको बताए थे, चिली सॉल्टपीटर, बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट, और कौन था? NaCl साधारण नमक। एल्युमिनियम के अयस्क थे क्रायोलाइट था, बॉक्साइट था, इसके अलावा क्योलिन, फेल्सपार और कोरंडम। और किसके देख लीजिए, इसका भी इंपॉर्टेंट भी बहुत है। लेड का लेड में कौन सा अयस्क है? सबसे इंपॉर्टेंट गैलेना का है। और फिर आता है कैडमियम का, कैडमियम के हैं ग्रीनोसाइट का, और टिन का है कैल्साइट का। इसके अलावा प्रमुख इंपॉर्टेंट मरकरी अर्थात पारा का जो अयस्क होता है क्या होता है? सिनेवार होता है। सिल्वर का रूबी सिल्वर और हार्न सिल्वर। गोल्ड का कैल्वेराइट और सिल्वेराइट। यूरेनियम का कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड। थोरियम का मोनोजाइट। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू होने वाला है? नॉन मेटल। नॉन मेटल से संबंधित अब प्रश्नों को हम देखेंगे।
वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? फर्स्ट प्रश्न है कि वायुयान के जो टायर होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस होती है नाइट्रोजन अथवा हीलियम। नाइट्रोजन अथवा हीलियम जो गैस होती है वो भरी जाती है वायुयान के टायरों में। फिर आता है प्रश्न कि गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? तो गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता दी जाती है क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है, जबकि हाइड्रोजन क्या होती है, वो एक विस्फोटक गैस होती है जिसके कारण उसका प्रयोग नहीं किया जाता है गुब्बारों में, जबकि हीलियम जो होती है वो विस्फोटक का मिश्रण नहीं करती है। फिर आती है टीयर गैस अर्थात अश्रु गैस है। अश्रु गैस किसे कहते हैं? तो अमोनियम जो होती है वो टीयर गैस होती है, जो पुलिस के द्वारा कभी कभार भीड़ वगैरह को नियंत्रित करने में जो छोड़ी जाती है टीयर गैस, उसमें क्या होता है? अमोनिया गैस होती है। फिर आते हैं कि जो भारी जल हैवी वाटर होता है किसका रासायनिक सूत्र होता है? तो हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र होता है D2O अर्थात ड्यूटीरियम डाइऑक्साइड। ड्यूटीरियम ऑक्साइड किसका सूत्र है? तो यह है भारी जल हैवी वाटर का। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? तो भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर पाया होता है परमाणु ड्यूटीरियम का। नेक्स्ट है ये हाइड्रोजन का ही जो है समस्थानिक होता है कौन सा? ड्यूटीरियम, और इसी का प्रयोग किया जाता है किसमें? भारी जल में। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ट्रिटियम और ड्यूटीरियम और साथ में प्रोटियम। तो इन सब के प्रयोग अलग अलग होते हैं। ड्यूटीरियम का प्रयोग किसमें होता है? भारी जल में। फिर आता है भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की? भारी जल हैवी वाटर के खोज करता थे हेराल्ड उरे। हेराल्ड उरे के द्वारा भारी जल की खोज की गई। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? समुद्री जल को शुद्ध जल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है रिवर्स ऑस्मोसिस अर्थात विपरीत परासरण। विपरीत परासरण के द्वारा जो समुद्री जल है उसको शुद्ध जल में परिवर्तित किया जाता है। फिटकरी एलम जो है गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध करते हैं? तो फिटकरी का प्रयोग क्या होता है? गंदे पानी को स्वच्छ करने में किया जाता है, और ये किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो ये होता है कांगुलेशन प्रक्रिया अर्थात स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा जो है फिटकरी गंदे पानी को साफ करता है। फिर आता है भारी जल किसका उदाहरण है? तो भारी जल जो एग्जाम्पल है वो है किसका? मॉडरेटर का, मंदक का उदाहरण है। पानी आयनिक लवण अर्थात आयनिक सॉल्ट का सुविलायक होता है। पानी आयनिक लवण अर्थात पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों होता है? क्योंकि पानी का जो दो ध्रुव आघूर्ण डिपोल मोमेंट अधिक होता है। पानी की स्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी होते हैं। पानी में जो स्थायी कठोरता होती है इसके लिए कौन से जिम्मेदार होते हैं? तो कैल्शियम मैग्नीशियम के जो क्लोराइड होते हैं और सल्फेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जो हैं इसके लिए उत्तरदायी हैं। क्वार्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। क्वार्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन का प्रतिशत होता है 11.11। नेक्स्ट आता है द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11% तथा ऑक्सीजन 89% होती है, जबकि परमाणुविक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67% और ऑक्सीजन 33% होती है। तो अगर भार के हिसाब से देखें जल में तो हाइड्रोजन का 11% होता है, ऑक्सीजन 89%, जबकि परमाणुविक दृष्टि से देखें अगर तो इसमें हाइड्रोजन जो होता है 67% होता है और ऑक्सीजन होती है 33%। फिर आता है अशुद्ध जल। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल को किस प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है? अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल को तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है निर्लवणीकरण। निर्लवणीकरण की प्रक्रिया के द्वारा अशुद्ध जल को पेयजल में बदला जाता है। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? टेफ्लॉन होता है फ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत है? तो वायुयान में नाइट्रोजन का परसेंट लगभग कितना होता है? 74% करीब है। नेक्स्ट आते हैं अब सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु किस
सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो ये होता है अष्टफलकीय। जो हीरा होता है वो चतुष्फलकीय होता है, जबकि सल्फर हेक्साफ्लोराइड का अणु जो होता है वो होता है अष्टफलकीय। हीरा अर्थात डायमंड किस तत्व का अपरूप होता है? तो हीरा जो है वो होता है कार्बन का एलोट्रॉप्स अर्थात कार्बन का अपरूप है हीरा। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ को कौन सा है? जल में आसानी से घुलनशील वाला पदार्थ है अमोनिया। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है Pb3O4। Pb3O4 जो है सिंदूर का रासायनिक सूत्र है। सामान्य टेम्परेचर पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो सामान्य टेम्परेचर पर आयोडीन होता है ठोस अवस्था में। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? पेंसिल का जो लेड होता है वो बनता है किससे? ग्रेफाइट से। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला जो है सबसे ज़्यादा, लगभग इसमें 90% जो होता है कार्बन होता है। किस प्रकार के कोयले में कौन से प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतम होता है? तो कोयले में कार्बन का अंश निम्नतम होता है लिग्नाइट। हाइड्रोजन में सबसे अधिक रिएक्टिव तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन में सबसे अधिक रिएक्टिव तत्व होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन तत्व जो है हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अभिक्रियाशील तत्व है। वह हाइड्रोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, तो वह हाइड्रोजन तत्व है जिसका प्रयोग पीड़ाहारी में किया जाता है, वो है ब्रोमीन। कोयले के जलने से पर कौन सी गैस निकलती है? जब कोयला में जलन होती है, कोयला जलता है तो उसके द्वारा निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 गैस का उत्पादन होता है कोयले के जलने से। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या प्राप्त होगा? अगर हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो उसमें जल प्राप्त होगा, क्योंकि जल किससे बनता है? H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही तो जल बनता है। नेक्स्ट आते हैं कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाने वाली गैस है नियोन और पारावाष्प। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाने वाली गैस नियोन और पारावाष्प है। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? ऑक्सीजन की खोज की गई प्रिस्टले के द्वारा। प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। नेक्स्ट आते हैं, जबकि जल में जो स्थायी कठोरता थी वो किसमें थी? वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और सल्फर के कारण थी, जबकि जो अस्थायी कठोरता है वो किसके कारण है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं कि हाइड्रोजन के प्रमुख समस्थानिक देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो प्रोटियम क्या होता है? जिसका परमाणु भार क्या होता है? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। जबकि जो ड्यूटेरियम होता है 1s2, इसका भारी जल में प्रयोग किया जाता है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन पाया जाता है। जबकि जो ट्राइटियम है, ट्राइटियम क्या होता है? ये रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व होता है और इसमें जो है 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन तो होता है, साथ में इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसलिए क्या होता है? इसका सूत्र होता है 1h3 होता है, जबकि प्रोटियम 1h1, ड्यूटेरियम 1h2 और ट्राइटियम जो है 1h3। तो ट्रिटियम जो होता है इसका परमाणु भार कितना होगा? तो इसका परमाणु भार 4 होगा और ड्यूटेरियम का परमाणु भार 3 होगा और जो प्रोटियम है इसका परमाणु भार 2 होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसका जो प्रयोग है वो किसमें किया जाता है? तो प्रोटियम जो होता है वो सामान्य हाइड्रोजन होता है और इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। जबकि ड्यूटेरियम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूटेरियम का प्रयोग भारी जल में होता है। साथ में जो ट्रिटियम है, ट्रिटियम का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ट्राइटियम का प्रयोग होता है रेडियो सक्रिय समस्थानिक के रूप में। कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ बनाना है उसमें प्रयोग किया जाता है किसका? ट्राइटियम का। फिर आता है सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व कौन सा है? सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व होता है फ्लोरीन का। फ्लोरीन जो है वो सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व है।
ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है CaOCl2, CaOCl2 इसका सूत्र होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। फिर है ड्राई सेल। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो एक सामान्य जो शुष्क सेल होता है उसके अंतर्गत अमोनियम क्लोराइड जो होता है एक विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या माना जाता है? कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप जो होता है वो होता है हीरा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब के अंदर भरी जाने वाली गैस है आर्गन। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। हाइड्रोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम। हाइड्रोजन तत्व जो होते हैं उनकी अभिक्रियाशीलता में सबसे क्रम है, तो सबसे अभिक्रियाशील कौन सा होता है? रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, फिर इसके बाद है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। फिर आता है विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तत्व पाया जाने वाला है वो है हाइड्रोजन का। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी आती है? तो शरीर में आयोडीन की कमी से हार्मोन के स्राव में कमी आती है। तो आयोडीन की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसमें कमी आ जाती है। कौन सा तत्व जो सदैव, कौन सा एलिमेंट है जो सदैव लिक्विड फॉर्म में रहता है अर्थात द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो एकमात्र तत्व है कौन सा? ब्रोमीन, जो कि क्या है सदैव एकमात्र ये धातु तत्व है जो कि क्या है लिक्विड अवस्था में सदैव पाया जाता है। हाइड्रोजन समूह का वह कौन सर्वाधिक भारी तत्व है जिसमें धात्विक चमक होती है? तो ये सबसे सर्वाधिक भारी तत्व है और ये धातु तत्व है। ये है कौन सा धात्विक चमक होती है? आयोडीन में। ये भी किसका तत्व है? हाइड्रोजन समूह का है। फिर आते हैं जल के विसंक्रमण, जल के स्टरलाइजेशन। जल के विसंक्रमण में किस हाइड्रोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो जल के विसंक्रमण में हाइड्रोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है क्लोरीन का। उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों, नोबल या इंसर्ट गैसेस के परमाणु में 72 कोष पूर्ण होते हैं अर्थात अथवा अपूर्ण होते हैं, तो ये पूर्ण होते हैं। उत्कृष्ट या अक्रिय गैसें, नोवेल या इंसर्ट गैसेस के परमाणु में 72 कोष पूर्ण होते हैं, तो ये पूर्ण होते हैं। जो अक्रिय गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसें हैं, इनके जो 72 कोष होते हैं जिसमें पूरे तत्व होने के लिए जैसे कि 2, 8, 18 इस टाइप के पाए जाने वाले 72 कोष होने चाहिए, तो इसमें पाए जाते हैं। और सभी के जो 72 कोष होते हैं वो पूर्ण होते हैं। ये किसी के साथ ना तो डोनेट करती है और ना ही किसी से प्राप्त करती है। फिर आते हैं निम्नतम प्रौद्योगिकी अर्थात क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। निम्न ताप प्रौद्योगिकी, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस होती है फ्रेंसियम। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के भी कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है जिनॉन को। जिनॉन गैस स्ट्रेंजर गैस है। पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। पटाखों के निर्माण जब होता है उसमें प्रयोग किया जाता है श्वेत फास्फोरस का। श्वेत फास्फोरस का प्रयोग होता है पटाखों के निर्माण में। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व, फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व होता है सेलेनियम। विरंजक अभिकर्मक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। विरंजक अभिकर्मक का प्रयोग क्लोरीन में सर्वाधिक किया जाता है। सड़ी मछली की तरह दुर्गंध कौन सी गैस देती है? तो सड़ी हुई मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस होती है वो ओजोन गैस। ओजोन गैस की जो गैस है, गंध है, वो सड़ी मछली की तरह होती है। कौन सा अम्ल कशिश के तेल अर्थात ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से प्रसिद्ध है? कशिश के तेल अर्थात ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से प्रसिद्ध है वो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 के नाम से सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे कहा जाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। फिर है विद्युत अपघट्यों के विलयन में किसे कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? विद्युत अपघट्यों के विलयन में किसी कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? तो कार की बैटरियों में प्रयुक्त किया जाने वाला विलयन कौन सा होता है? तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कार की बैटरी में। हाइड्रोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक
कौन सा है? हाइड्रोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक होता है हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक के रूप में। फ्लशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? फ्लशिंग गैस में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है फ्लशिंग गैस के रूप में। फिर आता है कृत्रिम हीरा। आर्टिफिशियल डायमंड के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आर्टिफिशियल डायमंड कृत्रिम हीरा है सिलिकॉन कार्बाइड। घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किया जाने वाले प्रशीतक का क्या नाम है? घरेलू प्रशीतक के में प्रयोग किए जाने वाले प्रशीतक का नाम है अमोनिया। डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन सी होती है? तो डॉक्टर के द्वारा जो एनेस्थेटिक्स के लिए जो प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस होती है वो होती है NO2 अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है फ्लावर्स ऑफ सल्फर। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप कौन सा है? फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप होता है अल्फा सल्फर। किस हाइड्रोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है? तो किस हाइड्रोजन का प्रयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है? आयोडीन। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो उत्कृष्ट गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती वो है रेडॉन। रेडॉन अक्सर पाई जाती है जब भूकंप आता है, उसी दौरान भूकंप आने से थोड़ा सा पहले जो होता है रेडॉन गैस का उत्सर्जन होता है। तो रेडॉन गैस जो है वायुमंडल में न पाई जाने वाली गैस है। हीलियम, आर्गन एवं नियोन में उत्कृष्ट गैसें हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती। हीलियम, आर्गन और नियोन। हीलियम, आर्गन और नियोन वे उत्कृष्ट गैसें जो किसी भी अवस्था में यौगिकों का निर्माण नहीं करती। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। मौसम संबंधी अध्ययन के लिए किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? मौसम संबंधी अध्ययन के लिए गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस होती है हीलियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा जो है रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? तो अभी हमने बताया था कि हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। तो जो ट्राइटियम है वो किसके लिए होता है? वो रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस होती है हाइड्रोजन। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? माचिसों में प्रयोग किया जाने वाला रसायन होता है रेड फास्फोरस। माचिसों में रेड फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला चैप्टर आ जाता है एलॉय एंड मेटोलॉइड। मेटोलॉइड अर्थात मिश्र धातु और उपधातुएं। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पेपर में परीक्षा में प्रश्न आते रहे हैं। फर्स्ट प्रश्न है मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो वो हो जाता है निकेल के मिश्रण से। मिश्र धातु यौगिक और विलयन दोनों, मिश्र धातु जो है यौगिक तथा विलयन दोनों रूप में हो सकता है। तो एलॉय जो होती है वो कंपाउंड में भी हो सकती है और सॉल्यूशन में भी हो सकती है। फिर आता है वायुयान का ढांचा बनाने में। वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? वायुयान का ढांचा बनाने में प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु है ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन का प्रयोग किया जाता है वायुयान का ढांचा निर्मित करने में। गैसोहाल किस पदार्थों का मिश्रण है? गैसोहाल मिश्रण होता है एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल। एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है किसमें? गैसोहाल में। टांका अर्थात सोल्डर किसका मिश्रण होता है? तो सोल्डर मिश्रण होता है सीसा प्लस टिन। सीसा व टिन का मिश्रण होता है टांका अर्थात सोल्डर। फिर है गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है? गैल्वेनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप होता है? जस्ते का। पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनी होती है? पीतल का निर्माण होता है तांबा प्लस जस्ता। सोल्डर का टिन और जो सोल्डर था वो किसमें बना था? सीसा प्लस टिन से बना था। जबकि जो ये कौन सा आ गया? पीतल का निर्माण किससे होता है? तांबा प्लस जस्ता से। तांबा और टिन के मिलाने से क्या बन जाता है? कांसा। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबा और टिन को मिला देते हैं तो क्या बनता है? कांसा बनता है। और तांबा प्लस जस्ता मिलाने से क्या बनेगा? पीतल। और सीसा और टिन को मिलाने से क्या बनेगा? तो सीसा और टिन को मिलाने से बनेगा टांका।
ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही करीब परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें मिलाया जाता है कार्बन की मात्रा। कार्बन की मात्रा स्टील में मिला देने से वो क्या होता है? कठोर हो जाता है। मिश्र धातुएं अधिक शक्तिशाली, मिश्र धातुएं जो होती हैं वो अधिक शक्तिशाली होती हैं, संक्षारण प्रतिरोधी होती हैं, कोरोजन रेजिस्टेंट होती हैं तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होती हैं। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? जंग रहित लोहा बनाने में प्रयोग किया जाता है क्रोमियम। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? रासायनिक दृष्टि से सिंदूर मिश्रण होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड का, HGS। मर्क्यूरिक सल्फाइड का प्रयोग मिश्रण होता है क्या? सिंदूर। फिर आते हैं हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में। हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का। सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप कहलाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन और ऑक्सीजन के जो संयुक्त रूप होता है वो क्या कहलाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जल और चाक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक करेंगे? जल और चाक के मिश्रण को कौन सी विधि के द्वारा पृथक किया जाएगा? तो इसके लिए विधि प्रयोग की जाएगी अवसादन अर्थात सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के द्वारा जल और चाक के मिश्रण को पृथक किया जाएगा। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने में कौन सी उपधातु प्रयोग की जाएगी? फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली उपधातु है बोरोन। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है? तो कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है? वो है सिलिकॉन। नेक्स्ट बातें हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि LED में प्रयोग किया जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? LED में प्रयोग आने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? आर्सेनिक का। कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? तो मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है आर्सेनिक। पुनर्लेखन योग्य रीराइटेबल CD DVD के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन सी होती है? तो CD और DVD के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली उपधातु है टेल्यूरियम। टेल्यूरियम उपधातु का प्रयोग किया जाता है CD प्लस DVD के निर्माण में। धब्बा रहित स्टील अर्थात स्टेनलेस स्टील बनाने में के लिए लोहे के साथ क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। धब्बा रहित स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35% और कार्बन जो होता है 0.25% प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंसों में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? कैमरा व सूक्ष्मदर्शी के लेंसों में प्रयुक्त की जाने वाली उपधातु होती है जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर के चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर और कंप्यूटर के चिप निर्माण में प्रयोग होती है सिलिकॉन का। मैग्नीशियम किन धातुओं का मिश्रण है? तो मैग्नीशियम मिश्रण होता है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन के मिश्रण से क्या बनता है? मैग्नीशियम बनता है। स्टील, पीतल, कांसा तथा तांबा कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो स्टील भी एक मिश्र धातु है, पीतल भी एक मिश्र धातु होती है तांबा प्लस कांसा का, और कांसा भी है प्लस तांबा। लेकिन तांबा जो होता है तो तांबा एक स्वतंत्र धातु है, यह कोई मिश्र धातु नहीं होती है। अमलगम क्या होता है? तो अमलगम होता है पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण। अगर पारे के साथ किसी अन्य धातु का भी मिश्रण किया जाता है तो वो क्या कहलाएगा? अमलगम कहलाएगा। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? तो सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग होता है क्वार्ट्ज कांच के निर्माण में। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है? तो जर्मन सिल्वर में होती है प्रमुख रूप से तांबा, जस्ता एवं निकेल।
तांबा, जस्ता व निकिल जो होती है वो जर्मन सिल्वर में मिश्रित होती हैं। फिर आता है पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? पेयजल में आर्सेनिक के 10 भाग प्रति बिलियन, 10 भाग प्रति बिलियन अगर पाई जाती है तो वो सुरक्षित है, लेकिन इससे अधिक अगर हो जाती है 10 भाग प्रति बिलियन से तो वो स्वास्थ्य के लिए फिर हानिकारक हो जाएगी। पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर, पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर, इन सभी में उभय घटक कॉमन कंपाउंड्स के रूप में कौन सा धातु प्रयोग किया जाती है? तो पीतल हो, कांसा हो, जर्मन हो, इस सब में कॉपर अर्थात तांबा का प्रयोग जरूर किया जाता है। अब मेटोलाइट देख लेते हैं। मेटोलाइट कुल 7 होती हैं, 7 उपधातुएं होती हैं। सातों के नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है जैसे कि मेटोलॉइड्स में 7 कुल हैं, सातों के नाम याद रखिएगा। पहला है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्यूलेरियम और पोलोनियम। तो ये 7 उपधातुएं जो होते हैं वो आवर्त सारणी में पाई जाती हैं। सातों बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्यूलेरियम और पोलोनियम। फिर अब आते हैं प्रमुख चार्ट को देख लेते हैं कि जो सेम कॉमन एलॉयज हैं उनमें से किस में किसका प्रयोग किया जाता है और इनका उपयोग क्या होता है। तो कांसा जो ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज किससे मिलकर बना होता है? तो तांबा प्लस टिन, 88% इसमें तांबा होता है और 12% पाया जाता है टिन। तो ब्रॉन्ज जो कांसा होता है, जिसका ब्रॉन्ज जो मेडल मिलता है, उस ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक होता है, उसके अंतर्गत कौन से, ये मानव के द्वारा निर्मित पहली मिश्र धातु है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि मानव ने सबसे प्रथम किस मिश्र धातु को बनाया था? तो वो थी कांसा अर्थात कांस्य, ब्रॉन्ज। इसमें तांबा प्लस टिन 2 चीज़ें मिली होती हैं। इसका उपयोग किस में होता है? तो ये बर्तन के निर्माण में होता है, सिक्के बनाने में, मूर्तियों के निर्माण में इसका प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। फिर आता है ब्रेस अर्थात पीतल। पीतल बहुत इंपॉर्टेंट है, तांबा प्लस जिंक। तांबा 70% और जिंक 30%। तांबा 70% रहेगा और जिंक 30% रहेगा, तो ये क्या बनेगा? ये पीतल बनेगा। अब पीतल का प्रयोग कहाँ होगा? तो ये भी बर्तन बनाने में तो पीतल का प्रयोग होता ही है, घंटी बनाने में होता है और बैंड बाजा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है गन मेटल। गन मेटल में तांबा प्लस टिन तो रहेगा ही, तांबा और जिंक रहेगा ही, और इसके साथ में जब टिन को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ये गन मेटल बन जाएगा। तो पीतल में तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस जिंक रहता है, जबकि गन मेटल जो होता है उसमें तांबा और जिंक के साथ में टिन भी मिला होता है। तो इसका गन मेटल का प्रयोग प्रमुख रूप से किस में होता है? तो ये होता है मूर्ति बनाने में, दांतेदार गियर और बटन आदि बनाने में किया जाता है। फिर अब आ जाते हैं सोल्डर। सोल्डर इंपॉर्टेंट है। टांका, टांका का प्रयोग क्या होता है? इसमें टिन और सीसा और टिन मिलके बनाए जाते हैं। इसमें लगभग बराबर % ही होता है। तो सोल्डर किससे बनता है? सीसा और टिन से धातुओं को जोड़ने में प्रयोग की जाती है। बेल मेटल किससे बनता है? तो ये तांबा प्लस टिन से, तांबा और टिन को मिला देने से क्या बन जाता है? बेल मेटल बनता है। बेल मेटल का प्रयोग जैसे घंटे बनाने में, बर्तन बनाने में, मूर्तियों के निर्माण में होता है। रोल्ड गोल्ड के लिए इसमें जैसे आभूषण, सोने के जैसे दिखने वाले जो आभूषण होते हैं उनको बनाने में, कृत्रिम आभूषण बनाने में इसको प्रयोग किया जाता है। तो इसमें रोल्ड गोल्ड में क्या मिला होता है? तो इसमें 90% तो तांबा होता है और 10% एल्यूमिनियम होता है। फिर आता है डच मेटल। डच मेटल में क्या मिला होता है? तो डच मेटल में होता है तांबा प्लस जस्ता, तांबा और जस्ता के मिलाने से बनता है डच मेटल। फिर आता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्या मिलता है? तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम मिलता है, निकेल और साधारण इस्पात। क्रोमियम, निकेल और साधारण इस्पात के मिलाने से बन जाता है स्टेनलेस स्टील। फिर आता है क्रोम स्टील। क्रोम स्टील क्या है? क्रोमियम, आयरन और कार्बन मैग्नीज के मिलाने से बनता है। मैग्नीशियम किसके मिलाने से बनता है? तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन के मिलाने से क्या बनेगा? मैग्नीशियम बनेगा। क्रोम स्टील में बनेगा क्रोमियम, आयरन, कार्बन और मैग्नीज के मिलाने से बनता है क्रोम स्टील। फिर आता है ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन किसके मिलाने से बनेगा? तो ड्यूरालुमिन बनता है एल्युमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर। तो 4 चीज़ों के मिश्रण होता है। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरू वाले जितने थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सब इंपॉर्टेंट में आएगा आपको ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो टंगस्टन है। टंगस्टन स्टील किसके मिलकर बनाता है? तो टंगस्टन स्टील बनता है आयरन, कार्बन प्लस टंगस्टन। टंगस्टन स्टील किससे बनेगा? तो टंगस्टन स्टील में टंगस्टन तो रहेगा ही, साथ में आयरन प्लस कार्बन भी रहेंगे। फिर आएगा नाइक्रोम। नाइक्रोम की क्या है? तार बनाया, ये जो हीटर का तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। तो नाइक्रोम किससे मिलकर बना होता है? तो नाइक्रोम बनता है
निकेल क्रोमियम प्लस आयरन, निकेल क्रोमियम प्लस आयरन के मिलाने से बनता है नाइक्रोम, और इसका जो नाइक्रोम का तार होता है वो प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर में। आइए एक बार फिर से इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा था, तो ये था पीतल। पीतल सबसे इम्पोर्टेंट में है। पीतल बनता है तांबा प्लस जिंक से। कांसा किससे बनता है, तांबा और टिन से। तांबा और टिन कांसा, और तांबा और जिंक पीतल, और तांबा जिंक के साथ में टिन मिला दिए तो फिर बन गया वो गन मेटल। और टांका किससे बनता है, तो टांबा बनता है टीन और सीसा से। फिर है बेल मेटल, बेल मेटल बनता है तांबा और टिन से। रोल गोल्ड तांबा और एल्युमिनियम से। फिर आते हैं स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील बनेगा क्रोमियम, निकेल और साधारण इस्पात से। इसके अलावा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बनेगा मैग्नीशियम एल्युमिनियम प्लस आयरन। एल्युमिनियम मैग्नीशियम और आयरन के मिलाने से बनता है मैग्नीशियम। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर इंपॉर्टेंट है। जर्मन सिल्वर बनता है कापर जिंक और निकेल से। कापर जिंक और निकेल के मिलाने से बनता है क्या, जर्मन सिल्वर। फिर आते हैं टंगस्टन। टंगस्टन क्या होता है, टंगस्टन बनता है टंगस्टन के साथ, टंगस्टन स्टील बनता है टंगस्टन के साथ साथ आयरन और कार्बन को मिलाने से। नाइक्रोम, नाइक्रोम बन जाता है निकेल क्रोमियम और आयरन के मिलाने से। आइए अब नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिकल्स, अर्थात कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर को अब देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन इससे संबंधित अब प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन अर्थात बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है। पॉलीथीन का निर्माण होता है एथिलीन बहुलक के कारण। एथिलीन बहुलक के द्वारा जो है पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है, तो डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन होता है डीजल, वाष्प और वायु। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाने वाले बहुलक होता है पॉलीमाइड। पॉलीमाइड जो होता है, पॉलीमाइड का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं कच्चे फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त किया जाती है, तो कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस होती है एसीटिलीन गैस। एसीटिलीन के द्वारा कच्चे फलों को पकाया जाता है। स्वचालित वाहन, ऑटोमेटिक जो व्हीकल्स होते हैं उनमें प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो स्वचालित वाहन जो प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस होती है उसमें पाए जाते हैं मेथेन CH4। अब आते हैं मेथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य में प्रयुक्त की जाती है, तो मेथेन की अपघटन से प्राप्त स्याही प्रयुक्त की जाती है छपाई में। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, वो है निकेल का। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, निकेल का। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, वेल्डिंग के दौरान प्रयुक्त की जाने वाली गैस होती है ऑक्सीजन के साथ साथ एसीटिलीन गैस का। ऑक्सीजन के साथ साथ एसीटिलीन गैस प्रयुक्त की जाती है वेल्डिंग के दौरान। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं, बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को कहा जाता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन कहते हैं बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है, वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि को कहा जाता है अपस्फोटन। वाहनों के अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन टेट्रा एथाइल लेड तथा बेंजीन टॉल्यूइन और जाइलिन का मिश्रण मिलाया जाता है। तो वाहनों में अपस्फोटन को कम करने हेतु ईंधन टेट्रा एथाइल लेड तथा बेंजीन टॉल्यूइन और जाइलिन का मिश्रण मिलाया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजन में
ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रतिहिम के रूप में प्रयोग किया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल का। एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहिम के रूप में। फिर आता है भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जो भारी वाहन होते हैं जैसे ट्रक वगैरह होते हैं, तो भारी वाहन में डीजल के रूप प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी जो उच्च क्षमता होती है उच्च होती है और आर्थिक बचत के लिए, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए डीजल का प्रयोग किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुई थी और इसमें हज़ारों लोगों की डेथ होती है भोपाल गैस त्रासदी में। तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस के लीक होने के कारण जो होती है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। किस रासायनिक यौगिक को ऑयल ऑफ मिरबेन कहा जाता है? तो ऑयल ऑफ मिरबेन कहा जाता है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऑयल ऑफ मिरबेन के नाम से जाना जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन के संगठन के रूप में कार्बाइड और ब्लास्टिंग जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन के संगठक के रूप में कार्बाइड और बेंजीन जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया जाता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया जाता है? DDT अर्थात डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन का। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु चारकोल का प्रयोग किया जाता है एनिमल चारकोल का। शहद में कौन सा घटक पाया जाता है? तो वो पाया जाता है फ्रक्टोज। शहद में प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। फल को पकाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फल को पकाने में रसायन प्रयुक्त होता है कैल्शियम कार्बाइड। शक्कर के किण्वन शक्कर के फर्मेंटेशन में कौन सा पदार्थ बनता है? तो शक्कर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है पदार्थ इथाइल एल्कोहल। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड किससे बनती है? तो युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड बनती है एसीटिलीन से। एसीटिलीन से बनाई जाती है क्या? विषैली गैस ल्यूसाइड। धान के खेतों में किस गैस का उत्पादन होता है? धान के खेतों में उत्पादन होता है गैस मीथेन गैस का। किस एल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? तो वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाना एल्कोहल है मिथाइल एल्कोहल। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। संशोधित स्प्रिट में कौन सा रसायन होता है? तो संशोधित जो स्प्रिट होता है इसमें होता है इथाइल एल्कोहल 95%। बैकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? बैकेलाइट बनता है फिनोल और फार्मेल्डिहाइड। फिनोल व फार्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है बैकेलाइट। किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? तो विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है एसीटोन का। किसका प्रयोग निश्चेतक एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है? तो निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्लोरोफार्म का। किस विस्फोटक को नोबल तेल अर्थात नोबल ऑयल कहा जाता है? तो विस्फोटक जो नोबल तेल के नाम से जाना जाता है TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। TNG जो होता है वो उसको विस्फोटक है और इसको नोबल तेल के नाम से जाना जाता है। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकती। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि जो ये LPG सिलेंडर है गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो सभी जैव यौगिक हैं जिनमें अनिवार्य तत्व होता है कार्बन।
फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन कहलाता है फॉर्मेलिन। नेक्स्ट अब आते हैं अगला प्रश्न है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक होता है सेल्यूलोज। नेक्स्ट फिर है कि लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? तो लौंग में पाया जाने वाला तेल होता है यूजिनॉल। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? मच्छर भगाने वाले रसायन में उपस्थित होता है एलिथ्रीन। एलिथ्रीन जो केमिकल होता है इसके कारण मच्छर भागते हैं। मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस कौन सी है? तो मार्स गैस होती है मीथेन। मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गंध युक्त मक्खन दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दुर्गंध युक्त जो मक्खन होता है इसमें पाया जाता है ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है दुर्गंध युक्त मक्खन में, और दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। धूम कोहरा जिसको स्मोक कहते हैं, तो स्मोक में उपस्थित वह कौन सा रसायन है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायन विज्ञानी लुई पाश्चर ने प्रयोगों के माध्यम से समझाया। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य बसीय अम्ल कौन सा है? मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य बसीय अम्ल होता है लाइनोलिक अम्ल, लाइनोलिड एसिड। फिर आता है न सूखने वाले तेलों में किस बसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? ओलिक एसिड। डायनामाइट का मुख्य संगठक रसायन कौन सा है? डायनामाइट का मुख्य संगठक रसायन कौन सा है? नाइट्रोग्लिसरीन। रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किया जाता है चूहों के नियंत्रण के लिए। चूहों को नियंत्रण करने के लिए कौन सा केमिकल है? तो वो है रोडेंटिसाइड। नेक्स्ट है कृत्रिम रेशे में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम रेशे में प्रयोग किया जाने वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है एथिलीन। खदानों में अधिकांश विस्फोटक का कारण होता है वायु के साथ मीथेन के मिश्रण से। वैज्ञानिक बोहलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक रस पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाता है? यूरिया में। फिर आता है कार्बनिक क्लोराइड। कार्बनिक क्लोराइड के नाम से किसे जाना जाता है? कार्बनिक क्लोराइड के नाम से जाना जाता है फॉक्सजीन गैस को। फॉक्सजीन गैस को जो है कार्बनिक क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। प्रशीतक फियोन का रासायनिक नाम क्या है? प्रशीतक फियोन का रासायनिक नाम होता है डाइक्लोरोमेथेन। कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एल्कोहल की साथ अभिक्रिया क्या कहलाती है? कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH तथा एल्कोहल OH की साथ अभिक्रिया कहलाती है एस्टरीकरण। हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? हेक्साक्लोरोबेंजीन को प्रचलित नाम से जाना जाता है गोमेक्सेन। नेक्स्ट प्रश्न में हम देखेंगे प्रमुख यौगिक जो हैं कंपाउंड्स हैं और उनके यूज क्या क्या होते हैं। तो ग्लूकोज का प्रयोग किसमें होता है? तो ग्लूकोज का प्रयोग होता है किसमें? शराब निर्माण में एवं फलों के रस परिरक्षण में। यूरिया का प्रयोग क्या होता है? नाइट्रोजनी उर्वरक बनाने में यूरिया का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 का प्रयोग किसमें होता है? शल्य क्रिया के दौरान बेहोश करने के लिए, निश्चेतक करने के लिए, एथेंसिया के रूप में होता है। वसा तथा तेल तथा विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का प्रयोग किसमें होता है? AC रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में, एरोसॉल प्रणोदक के रूप में। नाइट्रोबेंजीन का प्रयोग किसमें होता है? तो नाइट्रोबेंजीन का प्रयोग होता है पॉलिश एवं रंगों के साबुन के निर्माण में। पॉलिश एवं विभिन्न प्रकार के पॉलिश, रंगों एवं साबुन के निर्माण में नाइट्रोबेंजीन का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है डाइक्लोरोमेथेन जिसका सूत्र COH2Cl2 है, और ये चाय एवं कॉफ़ी से कैफीन को हटाने में डाइक्लोरोमेथेन का प्रयोग होता है। इसके साथ ही एरोसॉल स्प्रे और प्रणोदक के रूप में भी। टीयर गैस का मुख्य उपयोग किसमें होता है? भीड़ को हटाने के लिए।
भीड़ को हटाने के लिए टीयर गैस। मस्टर्ड गैस का प्रयोग किसमें होता है? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन एवं कनाडा की सेना के विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो जर्मनी की सेना के द्वारा ब्रिटेन और कनाडा के सेना के विरुद्ध के रूप में हथियार के रूप में प्रयुक्त हुआ था। डीडीटी का प्रयोग किसमें होता है? तो कृषि में कीटनाशकों के रूप में, कृषि में जो है कीटनाशकों के रूप में प्रयोग किया जाता है डीडीटी। एस्पिरिन है, ये ज्वर और दर्द जलन आदि में उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो ज्वर दर्द जलन आदि की स्थिति में जो है एस्पिरिन का प्रयोग होता है। फिर आता है यूरोट्रोपिन का प्रयोग होता है फिनोलिक रॉल के निर्माण में। फिर आता है नेप्थेलीन कीटाणुनाशी के रूप में कपड़ों से कीड़ों को दूर रखने वाली गोलियों के निर्माण में। नेप्थेलीन का प्रयोग किसमें होता है? कीटाणुनाशी के रूप में कपड़ों से कीड़ों को दूर रखने वाली गोलियों के निर्माण में किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग होता है कारों में प्रतिहिम कारक के रूप में। प्रयुक्त किया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल। आइडोफार्म प्रयोग होता है जीवाणुनाशी के रूप में। आइडोफार्म प्रयुक्त किया जाता है। फिर है पैराल्डिहाइड निद्राकारी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। निद्राकारी दवा के रूप में पैराल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। फिर है एस्बेस्टॉस का प्रयोग किसमें होता है? तो अग्निशमन वस्त्र बनाने में। एस्बेस्टॉस का प्रयोग अग्निशमन यंत्र मतलब अग्नि प्रतिरोधी जो वस्त्र होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। पैराल्डिहाइड का निद्राकारी दवा के रूप में किया जाता है। आइडोफार्म जीवाणुनाशी के रूप में किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग होता है कारों में प्रतिहिम कारक के रूप में। नेक्स्ट आते हैं एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए एक धनराशि किस आविष्कार से मिलती है? तो जो एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण की एक निधि स्थापित की थी तो उनको आविष्कार किया था डायनामाइट का। एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। विस्फोटक आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? तो आरडीएक्स का अन्य नाम होता है साइक्लोनाइट। फिर नेक्स्ट है हेक्सोजन एवं T4। तो विस्फोटक आरडीएक्स के अन्य नाम क्या क्या होते हैं? तो आरडीएक्स के प्रमुख नाम है, एक पहला नाम तो यही है साइक्लोनाइट और दूसरा है हेक्सोजन और फिर एक अन्य नाम है T4। टेरिलीन क्या है? तो टेरिलीन है सिंथेटिक फाइबर कृत्रिम रेशा। टेरिलीन क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर कृत्रिम रेशा। नेत्रों का परीक्षण एल्केलाइड किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? तो नेत्रों का परीक्षण एल्केलाइड तनुकृत घोल पुतलियों को फैला किया जाता है ईओसिन। तो एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं जो प्रमुख कंपाउंड्स हैं। तो प्रमुख कंपाउंड्स में क्या है? ग्लूकोज का निर्माण किसमें होता है? शराब निर्माण में, फलों के परिरक्षण में। यूरिया को तो आप जानते ही हैं कि ये फर्टिलाइजर में प्रयुक्त होता है। फिर आता है क्लोरोफॉर्म ये बेहोश करने के लिए शल्य क्रिया के दौरान किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये तो हो गया एसी रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में प्रयोग होते हैं। नाइट्रोबेंजीन होता है विभिन्न प्रकार के पॉलिश एवं रंगों के निर्माण में, साथ में साबुन के निर्माण में। डाइक्लोरोमेथेन प्रयुक्त होती है चाय कॉफी से कैफीन को हटाने में। टीयर गैस पुलिस के द्वारा भीड़ को हटाने के लिए प्रयुक्त करती है। साथ में मस्टर्ड गैस प्रयोग होता है किसमें? ये जर्मनी की सेना के द्वारा प्रयोग किया जाता है ब्रिटेन कनाडा के विरुद्ध। डीडीटी को है एक कीटनाशक है। फिर है एस्पिरिन क्या है? ज्वर दर्द जलन आदि में उपचार में प्रयुक्त होती है। यूरोट्रोपिन होता है फिनाइल रॉल के निर्माण में। नेप्थेलीन का प्रयोग होता है किसमें? कीटाणुनाशी के रूप में कपड़े से कीड़ों को दूर रखने वाली गोलियों के निर्माण में नेप्थेलीन का प्रयोग होती है। फिर है एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किसमें होता है? कारों में प्रतिहिम कारक के रूप में कौन होता है? एथिलीन ग्लाइकोल। आइडोफार्म होता है जीवाणुनाशी के रूप में। पैराल्डिहाइड निद्राकारी दवा के रूप में। एस्बेस्टॉस होता है अग्निशमन वस्त्र बनाने में। अब आता है अगला चैप्टर क्या है? तो यह है केमिकल रिएक्शन और गैसेस लॉ।
तो रासायनिक अपक्रिया और गैसीय नियमों से संबंधित ये चैप्टर। जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ठोस से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस से सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है सब्लिमेशन अर्थात ऊर्ध्वपातन। अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर पानी 100 सेल्सियस से नीचे तापमान पर उबलता है क्योंकि जो वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, इस कारण जल का जो क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट होता है वो घट जाता है। जहाँ क्या होता है, जो वायुमंडलीय प्रेशर होता है वो घट जाता है, वहाँ जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक बिंदु होता है, वो भी घट जाता है। तो अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में पानी जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही तापमान पर उबलने लगता है। अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर द्रव का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। कोहरे में कौन सा कोलाइड सिस्टम प्रयोग किया जाता है? तो कोहरे में कोलाइड सिस्टम प्रयोग किया जाता है गैस में द्रव। फिर आते हैं शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता शुगर सोल्युबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विलेयता बढ़ जाएगी। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध करने के लिए ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा जो होता है नमक और कपूर को अलग किया जाएगा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में प्रयुक्त होती है? तो जल अपघटन के दौरान ऊर्जा प्रयुक्त होती है उष्मा के रूप में। पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? पानी में चीनी का घुलना ये उदाहरण है किसका? यह है फिजिकल चेंज का अर्थात भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसी मिश्रण से ठोस विलेय को पृथक करने की विधि क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। किसी मिश्रण से ठोस विलेय को पृथक करने की विधि जो प्रोसेस होती है क्रिस्टलीकरण कहलाती है। पायस किस प्रकार का कोलाइड होता है? तो पायस जो होता है वो द्रव में द्रव का कोलाइड होता है, विलयन होता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग किया जाएगा। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? बॉयल का नियम लागू होता है कांस्टेंट टेम्परेचर अर्थात तापमान स्थिर हो, नियत हो, उस दौरान बॉयल का नियम लागू होता है। समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? एवोगार्डो ने क्या कहा? तो एवोगार्डो ने कहा कि समान ताप व दाब पर गैसों का जो के समान आयतन में अणुओं की संख्या जो होती है वो समान होती है। फिर आते हैं अगले प्रश्न में। तो नेक्स्ट प्रश्न है आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है? आदर्श गैसों की ऊर्जा तापमान किस स्थिति पर आधारित होती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा होती है तापमान पर आधारित होती है। गैसें आदर्श व्यवहार में विचलन क्यों प्रदर्शित करती हैं? तो गैसें आदर्श व्यवहार में विचलन क्यों प्रदर्शित करती हैं? उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? दहन होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका दाब घटता है। परम ताप किस नियम का परिणाम है? परम ताप किस नियम का परिणाम है? चार्ल्स के नियम का। गैसीय समीकरण PV = nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? तो गैसीय समीकरण जो PV = nRT है, इसमें R 1 मोल गैस को प्रदर्शित करता है। आदर्श गैस आइडियल गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस आइडियल गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गैस के मोलों की संख्या पर।
पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया में, पाश्चुराइजेशन प्रोसेस में दूध को पहले अधिक देर तक हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। पाश्चुराइजेशन प्रोसेस में दूध को पहले क्या करेंगे, अधिक तेजी के साथ उच्च टेम्परेचर लगभग 150 फ़ारेनहाइट पर गर्म करेंगे और फिर निश्चित समय पर अचानक से ठंडा कर लिया जाता है। फिर आता है रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार के रूप में दर्शाती है? तो रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना ये चार्ल्स के नियम का व्यवहार दर्शाती है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? तापमान को परम शून्य तापमान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो परम शून्य ताप पर कर देने पर सभी गैसें जो होती हैं वो शून्य आयतन घेरेंगी। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन हो जाता है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन कितना हो जाएगा? तो उसका आयतन भी 3 गुना हो जाएगा। फिर आता है एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अणुभार कितना होगा? तो किसी गैस का अगर वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अणुभार होगा 28, अर्थात डबल होगा। बादल स्काई किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? तो बादल जो होता है वो वायु के परिक्षेपण के माध्यम से जल बिंदु का, वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का कोलाइडी परिक्षेपण है। फिर आते हैं अगले प्रश्न में, पानी में उपस्थित कोलाइड कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो पानी में उपस्थित कोलाइड कण स्कंदन के द्वारा हटाए जा सकते हैं। सामान्य ताप और दाब से क्या आशय है? सामान्य ताप और दाब से आशय होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप को सामान्य ताप और 760 दाब को सामान्य दाब कहा जाता है। किसी गैस की विसरण गति, डिफ्यूजन स्पीड तथा उसके अणुभार में क्या संबंध होता है? तो किसी गैस की विसरण गति और उसके अणुभार में गैस की विसरण गति और उसके अणुभार के वर्गमूल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट अब आते हैं, अब अगला चैप्टर आ चुका है कौन सा? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से संबंधित प्रश्नों को आप देखने वाले हैं। आइए पीरियोडिक टेबल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के जो वर्ग नंबर 18 है उसके अंतर्गत रखा गया है। हाइड्रोजन परिवार में इलेक्ट्रॉन बंधुता घटने का क्रम क्या है? तो हाइड्रोजन परिवार के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन बंधुता को घटने का क्रम तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर स्टेटिन आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फिर स्टेटिन है। नेक्स्ट फिर है, पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो पृथ्वी में सबसे कम पाई जाने वाली धातु है स्टेटिन। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व हैं? आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व हैं? तो शून्य वर्ग। शून्य वर्ग जो होता है इसमें सभी गैसें अक्रिय गैस व एक परमाणविक तत्व हैं। जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा अधिक घनत्व वाला तत्व होता है ऑस्मियम। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का क्या कारण है? आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होने का कारण है कि हाइड्रोजन का क्षार धातुओं और हाइड्रोजन दोनों में समानता है। हाइड्रोजन का क्षार धातुओं व हाइड्रोजन दोनों के साथ क्या है? इसमें समानता रहती है। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तत्वों का समूह रेडियो एक्टिव ग्रुप है, वो है एक्टिनाइड समूह। फिर नेक्स्ट है, अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे जाते हैं? तो अधिकतम कृत्रिम तत्व रखे जाते हैं एक्टिनॉइड समूह में, एक्टिनॉइड कैटेगरी में रखे जाते हैं।
अधिकतम कृत्रिम तत्व। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछ दिया जाता है परीक्षा में और फिर यहाँ दिमाग घूम जाती है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा कि जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु का आकार क्या होगा, विद्युत धनात्मकता, आयन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इन पर आवर्त सारणी से ऊपर से नीचे जाने में क्या होगा और बाएं से दाएं जाने में क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं परमाणु के आकार को। परमाणु का आकार जब भी ऊपर से आवर्त सारणी के ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। जबकि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाएंगे तो परमाणु का आकार फिर क्या होगा, घटेगा। तो अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो आवर्त सारणी में परमाणु का आकार घटता है और ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, बढ़ेगा। फिर है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत धनात्मकता होती है, तो ये भी ऊपर से नीचे आने में क्या होती है, बढ़ती है। जबकि बाएं से दाएं जाने में क्या होगी, है घटेगी। अब फिर जितने भी होंगी इस सब का उल्टा होंगे। परमाणु आकार और विद्युत धनात्मकता एक जैसा काम करेगी। इसके अलावा जितने भी आयन ऊर्जा हो गई, विद्युत ऋणात्मकता होगी और इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये दोनों के अपोजिट कार्य करेंगी। तो विद्युत आयन ऊर्जा क्या होगा, तो आयन ऊर्जा में जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, घटेगी। जबकि जब आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो क्या होगी, है फिर बढ़ेगी। तो परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता एक जैसा व्यवहार करेगी, जबकि आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो व्यवहार होगा वो एक जैसे होगा। विद्युत ऋणात्मकता कैसी होगी, तो ऊपर से नीचे आने पर घटेगी, जबकि बाएं से दाएं जाने पर क्या होगी, है बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता के साथ भी यही होगा कि जब भी ऊपर से नीचे आवर्त में आएंगे तो क्या होगी, घटेगी। लेकिन जब फिर बाएं से दाएं जाएंगे तो फिर यह बढ़ेगी। तो आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता तीनों का व्यवहार एक जैसा है, जबकि परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता एक जैसे हैं। अब आइए और प्रश्न को देखते हैं। किस ब्लॉक में धातु, अधातु व उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो धातु, अधातु व उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं पी ब्लॉक में। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है, आंतरिक संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, तो जो ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं, लेंथेनाइड प्लस एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व जो होते हैं वो आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि धातु, अधातु, उपधातु सभी प्रकार के तत्व किसमें पाए जाते हैं, पी ब्लॉक में। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर जो है आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया गया है। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहा जाता है वर्ग। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और क्षैतिज स्तंभों को, तो क्षैतिज को कहते हैं आवर्त। अब आइए देखते हैं तत्वों से संबंधित प्रमुख फैक्ट देख लेते हैं। तो कुल जो अभी एक ज्ञात तत्व है वो आवर्त सारणी में कुल कितने हैं, तो 118 तत्व अभी तक खोजे जा चुके हैं। आने वाले समय में भी और तत्वों के खोजे जाने की भी संभावना है। प्रकृति में जो प्राकृतिक तत्व कितने हैं, तो 94 तत्व जो होते हैं वो प्राकृतिक हैं, जबकि जो 24 और तत्व हैं तो 24 और तत्व क्या कहलाते हैं, वो कृत्रिम रूप से हैं। कृत्रिम तत्व 24 हैं, प्राकृतिक तत्व 94 हैं। धातु तत्व कितने हैं, तो मेटल्स कितने हैं, तो मेटल्स की संख्या 91 है। नॉन मेटल्स हैं 20, और जो मेटोलॉइड है उपधातु हैं, तो उपधातु हैं 7 उपधातु हैं। जब मेटोलॉइड चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था ब्रोमीन, आर्सेनिक और जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सभी कितने थे, 7 मेटोलॉइड हमने पढ़ रखे थे। तो मेटोलॉइड कितने हैं, 7 हैं, और नॉन मेटल 20 हैं, और सबसे ज़्यादा संख्या में क्या है, तो है मेटल है 91। फिर आइए देखते हैं कि भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, तो धातु में सबसे अधिक भूपर्पटी में कौन पाया जाता है, एल्युमिनियम। भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन, लेकिन सबसे अधिक पाया जाने वाला मेटल कौन सा है, तो मेटल है एल्युमिनियम। सबसे हल्का तत्व आप जानते हैं हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो सबसे भारी तत्व है ऑस्मियम। ऑस्मियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा भारी तत्व होता है, सबसे ज़्यादा इसकी डेंसिटी होती है। सबसे हल्की धातु तत्व कौन सी है, तो सबसे अधिक हल्की धातु तत्व है लिथियम। द्रव धातु तत्व कौन से है, तो द्रव धातु तत्व है पारा। पारा जो कि एक धातु है लेकिन एक किसी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में।
द्रव अधातु क्या है? तो ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है लेकिन यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। फिर आती है विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु तत्व कौन सा है? विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है चांदी। विद्युत की सुचालक अधातु तत्व कौन सा है? तो विद्युत का सुचालक होता है अधातु तत्व, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा तत्व है जो विद्युत अधातु तत्व होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व, सबसे अधिक आघात वर्धनीय या तन्य धातु कौन सी है? तो वो है सोना, जिसको क्या है सबसे ज़्यादा लंबा 1 ग्राम सोने 10 ग्राम सोने से लगभग 1 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो वो है गोल्ड, जो कि क्या है सबसे ज़्यादा तन्य होता है, आघात वर्धनीय होता है, जिसको मतलब सबसे ज़्यादा पतला किया जा सकता है। फिर आता है सबसे क्रियाशील धातु तत्व। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन से है? तो रिएक्टिव नॉन मेटल है फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व में है सीजियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा होता है? सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व होता है हीलियम का। हीलियम जो है तो सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व, न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व होता है सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व है कौन सा? क्लोरीन। इसी कारण यह क्या होता है? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फिर है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व, रिएक्टिव होने के कारण क्या है ज़्यादा इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं, तो यह है सोडियम। सोडियम को क्या है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण वाला तत्व, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में वाला तत्व है क्या? कैल्शियम। कैल्शियम के द्वारा क्या है? हड्डी एवं दांतों का निर्माण होता है। एक बार फिर से देखते हैं इस पूरे चार्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोई प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो कुल ज्ञात तत्व कितने हो गए? 118 तत्व जो हैं ज्ञात हैं, अभी तक खोजे जा चुके हैं। प्राकृतिक कितने हैं? तो नेचर में पाए जाते हैं 94 और आर्टिफिशियल हैं, मानव के द्वारा बनाए गए 24। धातु कितने हैं? तो मेटल्स हो जाते हैं 91, नॉन मेटल्स हैं 20 और मेटोलॉइड हैं 7। इतना तक तो याद हो गया। अब आगे आप देखते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। और मेटल में सबसे अधिक भूपर्पटी में क्या पाया जाता है? तो मेटल में पाया जाता है एल्यूमिनियम। सबसे हल्का तत्व क्या है? तो सबसे हल्का तत्व ब्रह्मांड में क्या है? हाइड्रोजन है। और सबसे भारी तत्व ओस्मियम। सबसे हल्की धातु तत्व क्या है? तो सबसे हल्की है मेटल में है तो मेटल एलिमेंट है लिथियम। आइए और आगे देखते हैं। लिथियम हो गया। सबसे द्रव धातु तत्व कौन सा है? तो द्रव धातु तत्व कौन सा होता है? तो द्रव धातु तत्व है पारा। पारा एक धातु है लेकिन यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। और द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु है और ये भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पारा द्रव धातु है और ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन अधातु है और ये भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक तत्व धातु तत्व कौन सा है? विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है क्या? चांदी। विद्युत की सुचालक अधातुओं में भी एक अपवाद के रूप में सुचालक होता है, तो वो है ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघातवर्धनीय, तो सबसे अधिक आघातवर्धनीय होता है सोना। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व होता है फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व होता है सीजियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व होता है हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व, न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व होता है सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व होता है क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत का सबसे ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, सबसे ज़्यादा प्रबल ऑक्सीकारक है फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक भी है और सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ भी है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला सोडियम और हड्डियों एवं दांतों का निर्माण प्रयोग होता है क्या? कैल्शियम का। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं किसके? तो मेंडलीव के अनुसार आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के। जबकि जो बाद में मोजले आते हैं, मोजले ने क्या कहा था कि जो परमाणु क्रमांक होते हैं उनके आवर्ती फलन होते हैं तत्व।
फिर नेक्स्ट है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो त्रिक नियम का प्रतिपादन किया था डोबेनाइडर ने, जिन्होंने सर्वप्रथम जो है आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया था। अभी तो और भी चैप्टर हैं, लेकिन अब थोड़ा वीडियो भी बड़ा हो जाएगा और मैं भी अब थोड़ा थक गया हूँ, तो अगले वीडियो में इन चैप्टरों को कवर कर लेंगे। जैसे कि एक चैप्टर ये है एसिड बेस और सॉल्ट का है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद क्या है, एसिड बेस का ही काफ़ी लंबा चैप्टर है। इसके बाद आ जाएगा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर एक बचा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन भी काफ़ी सारे हैं, इनको भी देखेंगे। तो अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको अभी देखना बाकी है, तो इन सभी को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो एक और पार्ट आ जाएगा केमिस्ट्री का, और इतने में केमिस्ट्री के सारे जो टॉपिक हैं वो कवर हो जाएंगे। अभी ये खोज वगैरह से संबंधित हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और पदार्थों के रासायनिक नाम, उनके रासायनिक सूत्र हैं, तो ये भी बहुत कुछ बाकी है अभी, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे तभी ठीक रहेगा। आज का वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैं भी अब थोड़ा सा थक गया हूँ, तो आइए फिर हम आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद आपको हम नेक्स्ट 2-3 दिनों में नया वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप इस वीडियो को देखिएगा और केमिस्ट्री को कंप्लीट रिवीजन कर लीजिएगा। तो आज आप सबको जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल के साथ सब्सक्राइब